मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। इधर भी थोड़ा सा मैं व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, तो चलिए मजा लूटा जाए साइंस का। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला हुआ है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथापार है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस है, थोड़ा सा मजा लूटते हुए पढ़ा जाए। रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते रट्टा मारकर। तो चिंता मत करिए, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, आप सीख जाएंगे क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस रहेगा। इधर बीच में काफ़ी व्यस्त था, तो फिलहाल मैं एकदम खाली हो गया हूँ। तो फिर से अपनी वीडियो आना एकदम स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस का भी यही रोल होता है। ठीक, तो जो हमारा पहले का ट्रेंड रहा है, डिस्कवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी किसके अंदर आता है, हिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा हिस्ट्री। तो आप लोग भी ये ट्रेंड सीख लेंगे तो हिस्ट्री आप लोग बता दीजिएगा, लोकेशन बता दीजिएगा। ऑटोमेटिक ढंग से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को एग्जाम में भी अच्छा नंबर मिल सकता है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो आपका रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, 1831 ईस्वी में। ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी डिस्कवरी के बारे में। ठीक, अब ये देख लेते इसका लोकेशन, मतलब ये कहाँ कहाँ का पाया जाता है। लोकेशन मतलब यही होता है ना कि कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। ठीक, ये इसी को क्या कहते हैं, लोकेशन। तो हम इधर लिख दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स, इस साइड हम लिख रहे हैं यूकैरियोटिक। एक मिनट, सब घबरा जा रहा है। यूकैरियोटिक ना, तो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पर हम न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। वेल डेवलप, वेल डेवलप का मीनिंग क्या है, इसका मतलब कुछ पाया जा रहा है। वेल डेवलप न्यूक्लियस अब्सेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है। उसको कहते क्या है, कार्ड से पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। विकसित होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है इस तरह से, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हो जाएगा। अब ये वेल डेवलप का मीनिंग क्या होता है, जो वेल डेवलप होता है ना, पेन दूसरा ले रहे हैं, ये वेल डेवलप का मीनिंग क्या होता है। वेल डेवलप का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग मतलब हो जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, जब अभी हम पढ़ाएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। प्लस आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, जो ये दोनों क्या रहेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे। ये दोनों आपका प्रोकैरियोटिक्स के जो केंद्रक होता है उसमें नहीं पाए जाते, जिस वजह से, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर आपको बनाए तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अगर यही एब्सेंट नहीं रहेगा, ये नहीं पाया जाएगा, तो इसमें जो डीएनए रहेगा ये सीधा कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए होता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म में ना पाकर या फिर केंद्र के अंदर ना पाकर वह आपका पाया जाता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। और प्लस न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं, ये दोनों नहीं पाया जाता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेल डेवलप। अगर दोनों रहेगा तो वेल डेवलप आपका न्यूक्लियस रहेगा। ये होता है। तो ये हो गया आपका लोकेशन, कहाँ कहाँ यहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। इसके अलावा चलिए हम यूकैरियोटिक्स में देख लेते हैं। जैसे यूकैरियोटिक्स में आपको दो आते हैं ना, यूकैरियोटिक में आपका हो गया प्लांट, एनिमल हो जाएगा। इन्हीं के केस में हम देख रहे हैं, जो फंगस होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पर हम देख लेंगे एनिमल। तो प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो पाया जाता है आपका नियर द सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है।
मतलब एक साइड पाया, जबकि एनिमल में क्या होता है यार, सेंट्रल में पाया जाता है, सेंटर में, सेंटर में पाया जाता है। क्योंकि जब हम आपको बता रहे थे, जब डिफरेंस बता रहे थे ना शायद, कि प्लांट और एनिमल डिफरेंस क्या होता है, तो जो इसमें प्लांट में वैक्यूल्स पाया जाता है, रिक्तिका, वो काफी बड़ी होती है। कुछ ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये आपका सेल वॉल हो जाएगा। तो आपका कुछ इतना बड़ा क्या होता है यह रिक्तिका होता है, जिससे वैक्यूल्स बोलते हैं, जिस वजह से केंद्रक कुछ इधर शिफ्ट हो जाता है। जबकि एनिमल सेल में कुछ ऐसा इस तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो जिस वजह से जो हमारा केंद्रक होता है वो बीच में होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर प्लांट और एनिमल में ये अंतर होता है। तो आप समझ गए कि यह केंद्रक जो होता है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अच्छा चीज नहीं नहीं ना पढ़ा रहे हैं हम। 10 वाले यार हमेशा बातचीत वगैरह करते रहते कितना मना करो, लेकिन वो सब, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि जो भी बोलेगा उसको बहुत मारेंगे। सब मानते भी नहीं यार, मारा जाए उन लोगों को, लेकिन फिर भी क्या ही बताएं हम। स्ट्रक्चर क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कितना मनाया जाए वो सब मानेंगे नहीं। तो चलिए स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया जाए। तो जो न्यूक्लियस होता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले बाहर का बनाते हैं कुछ इस तरह से आपका। कल रास्ते में गम मिल गया था, हमने वही लिया। ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं ना, क्या ही बताएं यार। आप लोग भी सोच रहे हैं कि सर गाना गा रहे हैं, वो भी इस तरह के गाने गा रहे हैं। चलिए उसके बारे में कभी बात कर लिया जाएगा। आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करिए, ये सब इधर उधर की बातें इतनी अच्छी नहीं है। प्यार मोहब्बत सब तो जिंदगी का हिस्सा ही है। ठीक, खासा अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया जाए यार, तड़कता भड़कता, तो ये हो जाएगा कुछ इसमें हम, ये हो जाएगा। कहाँ गायब हो जा रहा है यार ये कुछ हो गया। ठीक, इसका नेम लिख दिया जाए। यह होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब आप लोग समझ जाइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है आउटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होता है ये कुछ, ये आपको हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। पेन दूसरा ले रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, DNA होता है। कुछ एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से शुरू, ये क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं यार, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन होते हैं। ब्रैकेट में आप DNA लिख लीजिए, इसमें DNA उपस्थित होता है। इससे क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, जब वह कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इसी क्रोमेटिन द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होगा जब कोशिका विभाजित होगी तो। फिलहाल में उसके बारे में हमको उतना नहीं पढ़ना है, ये हो जाएगा। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियो, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। ये हो जाएगा। ये आउटर मेंबर के बाहर कुछ हम संरचना आपका बना देते हैं कुछ। ये क्या होता है, ER होता है। ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक? इसके अलावा एक ये संरचना होती है, ये आपका न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर मतलब थोड़ा सा छिद्र होता है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लिया जाए, उसके थोड़ा सा फंक्शन वगैरह देख लिया जाए यहीं पर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका जो हो जाएगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको हो जाएगा ना, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा आपको, अभी शायद दिख रहा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके 2 भाग होते हैं, एक आउटर हो जाएगा ये वाला पार्ट, एक आपका इनर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक,
आउटर वाले पार्ट्स पर आपका क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इसके अलावा आउटर वाले पार्ट से जब हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे तो बताया था कि आउटर वाले पार्ट से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जुड़ा होता है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ना। तो ये हो गया आउटर वाला पार्ट्स जिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अटैच होता है और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, अब हम आउटर मेम्ब्रेन से चलते हैं अंदर की तरफ। उसके पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके बीच बीच में थोड़ा सा जगह पाया था इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये मीटर गया, मीटर गया, इसको हम फिर से बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक पोर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये इसका काम ये होता है कि ये कुछ बहुत सारे पदार्थों को अंदर जाने देगा और बहुत सारे पदार्थों को बाहर आने देगा, मतलब कुछ सेलेक्टिविटी टाइप का काम करता है, जैसे इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस हो उसको बाहर जाने देगा। इस तरह से या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या करता है, के बीच में एक गेट की तरह कार्य करता है, कौन जाएगा कौन आएगा, कुछ इस तरह से इसका फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर का। ठीक, इसके अंदर चलते हैं तो इसमें देखिए ये जो कुछ धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे बोलते हैं, ये हो जाएगा। यही क्या होता है, डीएनए आपका होता है। बाद में ये जब कंडेंसेशन होता है इसका तो क्या बना लेगा, आपका क्रोमोसोम बना लेगा, जैसे ये आपका ऐसे है। बाद में जब कंडेंसेशन होगा तो कुछ इस तरह से संरचना बना लेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जब कंडेंसेशन होगा तब। ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका न्यूक्लियर प्लाज्म में पाया जाता है, क्या, डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या पाया जाता है, ये क्रोमेटिन धागे, जिससे आप डीएनए भी कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट, हो गया पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म जाएगा जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ राइबोसोम भी पाए पाए जाएंगे, प्रोटीन्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कुछ इस तरह से भी पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी कहाँ पाया जाता है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है और न्यूक्लियोलस जो होता है वह राइबोसोम, जो न्यूक्लियोलस होता है वो आपका राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। ये इसके 3 पार्ट्स थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार हम और दोहरा लेते हैं। पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर इनर पार्ट हो गया, उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है और आउटर ऑफ सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके अंदर हम चलते हैं तो हमको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है जिसके अंदर आपका पाया जाता है क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, जो बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है जब कोशिका विभाजित करती है तो। फिर इसके अलावा एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस होता है और ये किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। ये आपका हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलते हैं इसका फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, और कुछ पॉइंट जो बचेगा तो हम वहां पर जब एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन वहां पर भी हमको देखने लायक है। फंक्शन, तो फंक्शन आपका हो गया यूं कि पहला ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल द ऑल फंक्शन इन सेल। सेल में जितने भी फंक्शन होगा सारे फंक्शन को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल हो गया। ठीक, सारे फंक्शन कंट्रोल करेगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका, रेगुलेट करेगा फंक्शन को। सब इसी में आ जाएंगे आपका, उसी का दूसरा रूप ये है, रेगुलेट द ऑल प्रोसेस। सारे फंक्शन को, मतलब सारे जो भी प्रोसेस होगा, किस तरह से कौन सेल ऑर्गेनेज किस तरह से कार्य करेगा, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, मतलब चलाएगा कि ऐसे आप ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए। ठीक, ये हो जाएगा।
जिस तरह से कोई आपका सीनियर बताता है ना, आप कहीं काम करने जाते हैं, नहीं आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे काम करना है, उसी तरह ये भी क्या करेगा, आपको गाइड करने का काम करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल जैसे कि कोई भी बाहर से पार्टिकल आ गया, उसको क्या करना है, प्रोटीन का ज़रूरत कहाँ पर है, हमको क्या दे देना है, किसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले होती है, किसको हम क्या करना है, ये सब सारे काम करेगा ये। राइबोसोम का निर्माण करेगा, राइबोसोम सिंथेसिस करेगा, इसका फंक्शन ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। सो जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक से दूसरे पे हम जाता है, उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। सो इन्वॉल्विंग, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम G1 टू G2 जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डीएनए का ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। छठवां पॉइंट हो जाएगा कि आपका इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, एटीपी फर्जी टाइप का लिखा है, एटीपी सिंथेसिस। ठीक, एटीपी में सिंथेसिस करेगा, उसको क्या करेगा, निर्माण करेगा, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। पहला फिर ग्लूकोज बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प इन ग्लूकोज फॉर्मेशन। आठवां आप लिख सकते हैं, अनलिमिटेड फंक्शन लिख सकते हैं इसका आप, फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये आपका स्टार पॉइंट फंक्शन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें क्या, राइबोसोम का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, केंद्रक की क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो ओवरऑल प्रोटीन का भी क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। डीएनए पाया जाता है, तो एक से दूसरे पीढ़ी में जो डीएनए जाता है वो कौन किसके द्वारा जाता है, केंद्र के द्वारा ही जाता है, वही कंट्रोल करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन वहां पर होगा जो डायरेक्ट आपका केंद्रक द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ये हो जाएगा। हेल्प इन ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज निर्माण में क्या करेगा, हेल्पफुल करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे उसमें क्या करेगा, या हेल्प करेगा। तो ये था आपका कुछ फंक्शन वगैरह, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन इसका हम देख लिया जाए। कल रास्ते में गम मिल गया था, हमने उसे बाय बाय कह दिया, है कि नहीं। चलिए, न्यूक्लियस की जो खोज की थी, जो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था अर्ली इन 1831, ये तो आगे देखते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज मतलब जब एक सेल से दो सेल बन रही होती है तो उसको हम दो भागों में बांटते हैं, मतलब उसके उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। तो दो भागों में एक इंटरफेज होता है, कि यंग फेज होता है। तो इंटरफेज में जो हमारा डीएनए होता है वह धागे नुमा संरचना के रूप में होता है, जैसे कुछ इस तरह से होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। जैसे लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। ठीक हो जाएगा, सही लिखा गया, इसमें थोड़ा कठिन लैंग्वेज में उपयोग करके लिखा गया ना। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक, जो न्यूक्लियर का मैट्रिक्स होता है ना, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके पास क्या होता है, द न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए लिखा गया न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कुछ इस तरह से आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, तो देखो क्या लिखा गया है आगे। जो न्यूक्लियर इनलोपेट होता है, इनवलेव होता है ना, वो जिससे कि ये इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो दो होते हैं, विच कंसिस्ट टू पैरेलल मेम्ब्रेन, एक के बाद एक कुछ इस तरह से पैरेलल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, या कुछ फंक्शन वगैरह काम करेगा, जिससे कौन पदार्थ बाहर जाएगा अंदर जाएगा, इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, बैरियर की तरह काम करेगा। तो होता है ना कि कुछ दरवाजे मतीन, वो डिसाइड करेगा कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, जस्ट लाइक फंक्शन इसका भी होता है। एक गार्ड की तरह काम करेगा, कि डिसाइड करेगा नहीं है तू अंदर नहीं जाना है, तुमको अंदर जाना है, जिसके पास पासवर्ड होगा उसको अंदर जाने देगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं जाने देगा।
इस तरह से काम होता है। देखिए लिखा गया ना, फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस दैट इज साइटोप्लाज्म के बीच जो प्रेजेंट होता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस, ठीक, मतलब रहता है किसके साथ, इस सबने बताया था कि जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरह से, इसके साथ लगा हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये लिखा गया। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पर आपको पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, ये आपका बियर राइबोसोम एंड आल्सो बियर राइबोसोम, ठीक। अगला जो हमारा रहेगा, देखिए नंबर ऑफ द प्लेस द न्यूक्लियर, जो भी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर, मतलब कुछ पोर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बताया था न्यूक्लियर पोर जिसे बोलते हैं, इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, विच आर द फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू इट्स मेम्ब्रेन, दी न्यूक्लियर पोर आर द पासेज थ्रू द, ये होता है, ये पैसेज की तरह काम करता है, थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ द आरएनए हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो हमने बताया था पेरी न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस स्पेस बताया था ना कुछ यहाँ पर, जो भी बताया था, ये कहाँ जा यार, न्यूक्लियर पोर जो बताया था ना, ये इस तरह यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, जो क्या करता है, आरएनए को मूवमेंट कराएगा, वो जिम्मेदार होता है। मतलब खाली जगह रहेगा तो वहां से जो भी मालिक्यूल्स आने जाने के लिए रहेगा वो आ जा सकता है, तो यही काम करता है। वो डायरेक्शन मतलब इधर से इधर भी जा सकता है, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जा सकते हैं। जनरली कहा जाता है कि वन सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक से मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे आपका हो जाएगा वो पैरामीशियम होता है, उसके पास दो न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये आपका एलईए वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर इधर आपका देखिए बस यहाँ से द न्यूक्लियर मैट्रिक्स आर न्यूक्लियर प्लांट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड क्रोमेटिन, जो हमको बताया था ना कि जो मैट्रिक्स होता है इसका, जिसको हम न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं, वह न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, जो केंद्रिका होता है कुछ इस तरह से। इसके अलावा क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लांट, गोल संरचना होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट एट इज द नॉट द मेम्ब्रेन। देखिए क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं पाई जाती। ये साइट होता है, किसका होता है, आरएनए सिंथेसिस का, किसका होता है, आरएनए सिंथेसिस। कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस, ये क्या बोलते हैं उसको, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, आरएनए भी सिंथेसिस करेगा ये। लार्जर एंड द मोर नंबर्स न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिविटी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुछ थोड़ा सा, ये आपका कुछ, तो इसी के बारे में हमको बात कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है कि हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम होता है, वही जो क्रोमेटिन धागे होते हैं बाद में कंडेंस करके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। देखिए लिखा है द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज ए लूजली एंड इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, ये होता है, मतलब कुछ इस तरह से हो गया। फिर ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमेटोसोम बनाएगा। लिखा है ना डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाएगा ये। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ। अगला ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ बस। देखिए भी एवरी क्रोमोसोम कुछ, बस इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना, ये दोनों आर्म होते हैं, ये सेंट्रोमियर द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यही लिखा हुआ है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अलावा इस सेंट्रोमियर पर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, कुछ इस तरह से, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक कोर बोलते हैं। जब कोशिका विभाजन में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन वगैरह मिल जाएगा आपको। इधर से आपका स्पाइंडल फाइबर आएगा, यहाँ से अटैच होगा, इधर से आएगा, यहाँ से अटैच होगा, फिर एक बीच से क्या हो जाएंगे, कुछ दीवार हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, ये होता है। तो काइनेटिक कोर इसी काम के लिए होता है, जहाँ पर स्पाइंडल फाइबर आकर अटैच होता है। सेंट्रोमियर होल्ड द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा बता देते हैं इधर। ठीक है, ये द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब वो होता है जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक मतलब हो जाएगा जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं, जिससे एक, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक।
तो ये जो क्रोमेटिड होता है ना, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक, तभी अब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर इसको कई सारे भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर आपके एकदम बीच में उपस्थित रहेगा, मतलब इधर के आर्म इक्वल टू इधर के आर्म, मतलब दोनों तरह की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? बराबर रहेंगे। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक बोलेंगे। जबकि सब मेटासेंट्रिक में होता है कि जो क्रोमोजोम, ये जो सेंट्रोमियर होता है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से एक आर्म में क्या होता है? बड़ा हो जाएगा, और एक आर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस तरह से होता है, इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। जबकि एक्रोसेंट्रिक में एकदम टुवर्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से एक आर्म जो होता है हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे, जबकि जो दूसरे आर्म होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे। इसको हम क्या बोल लेंगे? एक्रोसेंट्रिक। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, जब बीच में रहेगा दोनों आर्म बराबर रहेंगे तो आपका मेटासेंट्रिक रहेगा। अगर एक आर्म बड़ा है एक आर्म छोटा है तो वह सब मेटासेंट्रिक रहेगा। अगर एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है तो एक्रोसेंट्रिक रहेगा। इसके अलावा अगर एक बहुत अधिक छोटा है, जैसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट, ये दिल बन जा रहा है यार, ये फर्जी टाइप का पता नहीं कहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया यार। कुछ इस तरह से रहेगा, थोड़ा वो दिखाई देगा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो दो आर्म होते हैं एकदम छोटे होंगे, ऐसे हो सकता है ये गायब भी हो जाए। ठीक, मतलब केवल दो ही ऐसे रहे। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम को, उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। और ये जो होता है या ह्यूमन में नहीं पाया जाता, ये आपका पाया जाता है माइस में, चूहे के अंदर ये पाया जाता है। ठीक, ठीक, ये हो जाएगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा मेटासेंट्रिक हो जाएगा, ये सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। और ये आपका चौथा हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, जो ह्यूमन में नहीं पाया जाता, ये आपका पाया जाता है माइस में पाया जाता है, चूहे में पाया जाता है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ना, ये जब क्रोमोसोम के ऊपर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा कुछ इस तरह से, इसको हम सेटेलाइट बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? सेटेलाइट बोलेंगे। ठीक, ये हुआ। तो बहरहाल ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं।